नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज 11 वर्ष पूरे हो गए। अब कुछ घंटे ज्यादा हो चुके हैं और इन 11 वर्षों के दौरान कितना हुआ कमाल, कितना मचा धमाल, दोस्त हुए मालामाल, देश हुआ कंगाल, किसके हाथ क्या आया। बेरोजगारी खत्म हुई क्या 11 वर्ष में? महंगाई की दर नीचे आई क्या? महिला सुरक्षा पर क्या देश में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की? क्या पेट्रोल अब वास्तव में 40 रुपया मिलने लगा? क्या डॉलर अब 50 रुपया से कम का हो गया है? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन ताज्जुब तो तब हुआ कि आज 11 वर्ष पूरे होने पर भी प्रधानमंत्री ने मीडिया का सामना करना उचित नहीं समझा। तब जब कल मीडिया को निर्वस्त्र कर दिया गया अमेरिका की मीडिया के द्वारा, बड़े बड़े लेख छप रहे हैं भारत की मीडिया पर, और प्रधानमंत्री जी ने जनता का सामना करना उचित नहीं समझा। जनता खोज रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी पूर्व प्रधानमंत्री को कहते थे मौन प्रधानमंत्री, बोलते नहीं है, लेकिन हमारे बोलते हैं, कभी ढंग की बात नहीं बोलते हैं। मुझे कह देने में कोई गुरेज नहीं है। और जो लोग बोलते हैं, आज एक पत्र ऐसा भी वायरल हो गया कि उपराष्ट्रपति ने एक जज की जांच रुकवाने के लिए राज्यसभा सचिवालय ने लेटर जारी कर दिया। क्या हो रहा है मेरे देश में? 11 वर्ष पूरे हुए हैं और इस सब पर हमारे साथ चर्चा करेंगे आदरणीय डॉक्टर सलीम खान साहब, स्वागत और अभिनंदन। और डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी का भी स्वागत और अभिनंदन। और अभी हमारे साथ अजय शुक्ला सर होंगे और उम्मीद करेंगे कि सलीम साहब जम्मू कश्मीर से भी जुड़ेंगे। अगर किसी ने उन्हें ईद की पार्टी नहीं दी तो, अगर किसी ने ईद के परिप्रेक्ष्य में बुला ली तो भाई त्योहार है, वर्ष भर का त्योहार है, पार्टी मनानी चाहिए। लेकिन यहां कौन पार्टी मनाए? जहां लोगों को सिर्फ इस बात से फायदा मिलता हो, इस बात से निजात मिल जाती हो कि हिंदू मुसलमान की बात गर्म हो जाए, जहां वोट चुराए जाते हो, वहां प्रधानमंत्री मीडिया का सामना करने से कतराते हैं। तब जब 80 से 85% जनमानस का एक बड़ा संवर्ग समर्थन में खड़ा है, और काश ये अगर कम का समर्थन होता तो फिर क्या होता, ये कोई आज तक किसी ने नहीं बताया। पहले हम एक सवाल डॉक्टर सलीम खान साहब से ले लें। तजुर्बा है, अनुभव है, कई प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखा है, इनका भी देख लिया, जो चले गए उनका भी देख लिया, जो हैं उनका भी देख लिया। डॉक्टर साहब, 11 वर्ष माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के इस कार्यकाल को आप कैसे देख रहे हैं? कितना कमाल हुआ है? देखिए, कमाल तो नहीं हुआ, लेकिन ये कि देश और उसकी जनता खस्ताहाल जरूर हुई है। मैं ये समझता हूं कि मोदी जी के साथ जो तरतीब है, जो सीक्वेंस है, वो उल्टी हो गई। और इसको मैं एक ताजा उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि सिंदूर पहले पौधे में होता है, उसके बाद उधर से निकल के डिबिया में आता है, उसके बाद फिर वो जब मांग में भरा जाता है तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत खून में भी चला जाता हो। लेकिन मोदी जी के साथ उल्टा हो गया। सबसे पहले खून इनकी रगों में दौड़ा, उसके बाद इनकी समझ में आया कि उसको निकाल के डिबिया में डालो और घर घर बांटो। और अब यह है कि वो सिंदूर के पौधे में पानी डाल रहे हैं। तो इनकी जो पूरी तरतीब है ना, वो उलट पलट गई है। मैं ये सोचता हूं कि अगर 2014 में प्रधानमंत्री मोदी को 240 सीट मिलती और वो लोगों के समर्थन से, जिस तरह से अटल जी ने सरकार बनाई थी उस तरह से सरकार बनाते,
उसके बाद 2019 में इनकी सीटें बढ़ के 275 हो जाती। तो लोग कहते कि देखो मोदी जी ने 5 साल काम करके ये साबित कर दिया कि वो बहुत कार्यकुशल आदमी है, और इसलिए उनकी सीटें जो है वो 240 से 275 हो गई, 276 हो गई। बीजेपी अपने बल पे जो है वो अक्सरियत में आ गई और जो है बहुमत में आ गई। और उसके बाद फिर 2024 में 300 से ज्यादा हो जाती। तो उसके बाद तो रिटायर होना ही है। तो कहते लोग कि भाई अगर प्रधानमंत्री मोदी को और समय मिलता तो जनाब ये 400 पार कर जाते। लेकिन हुआ उल्टा। हुआ ये कि पहले शॉट में इनको 276 मिल गया। सभी परेशान थे, खुद वो भी परेशान थे, कह रहे ये क्या हो गया। खैर जो होना था हो गया। उसके बाद 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा करके ये जो है वो 300 पार कर गए। तो इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि अब की बार 400 पार। और 400 पार कहते कहते पता चला कि सारी चोरी चकारी के बावजूद, जो राहुल गांधी के अभी इस आर्टिकल में सामने आई है, कल आपने इस पे प्रोग्राम भी किया था, सारी चोरी चकारी के बावजूद, मैं दोहरा रहा हूं इसको, कि ये लोग 240 पार नहीं कर पाए। इस तरह से एक कमजोर सरकार बनी। और मैं ये कहता हूं कि एक डरपोक सरकार बनी। इस सरकार के डरपोक, पहले ही दिन ये इतनी डरी हुई थी, प्रधानमंत्री मोदी इतने डरे हुए थे कि इनको चाहिए था कि 240 आ गया, सबसे बड़ी पार्टी बन गए, तो कम से कम बीजेपी का एक सारे सांसदों को बुलाते। और यही जो है वो रिवायत है, यही जो है वो ट्रेडिशन है कि पार्टी के सारे सांसद जमा होते हैं, वो अपने नेता का चयन करते हैं। तो सारी बीजेपी ये कहती कि मोदी जी आप हमारे लीडर हैं। उसके बाद मोदी जी जो है वो एनडीए के दूसरे घटक पक्षों को साथ लेते, उनका समर्थन लेते और अपना जो है वो शपथ ग्रहण करते। लेकिन हुआ क्या, मोदी जी इतने डर गए कि कहीं मैंने इन सांसदों को बुला दिया और एक आध ने खड़ा होकर गडकरी का नाम ले लिया तो उनके पीछे तो लाइन लग जाएगी, मेरे पीछे तो कोई बचेगा ही नहीं। इसलिए इन्होंने बीजेपी के सांसदों को बुलाया ही नहीं, उनकी कोई बैठक ही नहीं हुई। सीधे सीधे इन्होंने नायडू को पकड़ा, नीतीश कुमार को पकड़ा, इसकी चिट्ठी उसकी चिट्ठी। और नड्डा साहब तो है ही हैं तो हम तुम हिलाने के लिए, उनका तो समय वैसे ही एक्सपायरी डेट में चल रहे थे। और इस तरह से ये जो है वो राष्ट्रपति के पास गए और वहां जाके कहा कि भाई हम सरकार बना रहे हैं, और सरकार बन गई। तो इनकी शुरुआत जो है वो डर से हुई। और इस डर की पराकाष्ठा अभी हुई जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया कि भाई ये तो जंगबंदी हमने करवाई है। तो हमारी तरफ से बात आई कि हमारे डीजीएमओ ने करवाई है, तो ट्रंप ने फिर कहा कि हमने करवाई है। और इस तरह से 1 दर्जन मर्तबा वो कह चुके हैं। और अभी मोदी जी को सबसे बड़ा डर ये है कि G7 में जो है वो, अगर ट्रंप ने कंधे पे हाथ रख के कह दिया कि भैया ये बोलो कि मैंने तुम्हारी जंगबंदी कराई कि नहीं कराई, तो इनके मुंह से तो ना हाँ निकले ना निकले। तो G7 में पहले तो जाने का डर था कि भाई इन्विटेशन क्यों नहीं आ रहा है, और ये भी कह दिया था कि हमको दिलचस्पी नहीं है, हम तैयारी नहीं कर सकेंगे। अरे तैयारी क्या करना है, आपको तो सिर्फ सुनने के लिए जाना है। लेकिन अब ये हाल है कि इनके दिल में ये डर है कि कहीं ट्रंप जो है वो ये ना कह दे कि मोदी जी आप जो है माइक में कहिए कि आपकी कोशिशों की वजह से जंगबंदी हो गई, वरना हम तबाह हो जाते। तो मोदी जी जो है डर के मारे ये भी कह देंगे। तो ये जो है वो इतनी कमजोर सरकार है हमारे सामने, 56 इंच वाली, इसका हमने कभी कल्पना नहीं की थी। लेकिन ये कि जितनी इंसान कल्पना करता है उससे बड़ी चीज जो है वो सच्चाई होती है। तो सलीम साहब, इस तरीके का मीडिया का हाल देखा। वाशिंगटन पोस्ट ने आज एक बड़ी खबर छापी थी, आपने भी देख ली होगी, क्योंकि वो किसी से छुपी हुई नहीं है। और हम क्या छाप रहे हैं, हम छाप रहे हैं कि हमने इस्लामाबाद कब्जा कर लिया। आप खुश दिख रहे हैं, मुझको लग रहा है कि इस बार ईद आपने मनाई होगी इस्लामाबाद में। हो सकता है आप रावलपिंडी में भी गए हो मनाने, क्योंकि कब्जा हो गया भारत का। लेकिन मैं तो नहीं जा पाया कहीं घूमने, क्योंकि मैं अपने सीमित संसाधन में काम करता हूं।
अभी आप कश्मीर गए सब लोग, मुझसे बड़ा कहा गया, लेकिन मैं नहीं जा सकता था। मैं अपना ठीक हूं, लेकिन मैं किसी से कुछ कहता नहीं। ऐसे में मीडिया का हाल क्या आपने ऐसा देखा? देखिए, आपने सुना होगा, एक मशहूर मुहावरा है, बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा। अगर हमारा मीडिया जो है वो रातों रात इस्लामाबाद, कराची और लाहौर पे कब्जा नहीं करता, और वो मुनीर को जो है वो अंडरग्राउंड नहीं भेजता, और शहबाज शरीफ को जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेजता, और इमरान खान को आजाद नहीं करता, तो वॉशिंगटन पोस्ट में उसके बारे में कोई आर्टिकल नहीं छपता। तो कम से कम ये तो उपलब्धि आपको माननी पड़ेगी कि दुनिया के किसी मीडिया के बारे में वॉशिंगटन पोस्ट में फुल पेज आर्टिकल नहीं छपा, लेकिन हमारे बारे में छप गया। अब ये है कि वो नेक नामी में छपा या बदनामी में छपा, ये एक अलग मुद्दा है। आपने शुरू में जो बात कही थी कि दो लोगों का इन्होंने भला किया और बहुत सारे लोगों का नुकसान किया, तो मैं आपको एक तीसरे का बताना चाहता हूं जिसका इन्होंने भला किया, और दो लोगों के बारे में बताना चाहता हूं जिनका इन्होंने नुकसान किया। देखिए, जिसका इन्होंने भला किया उसमें सबसे ऊपर जो है वो पाकिस्तान का नाम है। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था 9 मई को, अचानक जो है वो आईएमएफ ने, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने ये किया कि $1 अरब की किस्त रिलीज कर दी। अभी शुरू है, अभी थमा नहीं है। उस अभी खत्म हुआ, पाकिस्तान ने जो है वो वर्ल्ड बैंक से 20 बिलियन डॉलर मांगा, तो उसने कहा कि यार इतना कम क्यों लेते हो, तुम जो है वो 40 बिलियन डॉलर ले लो। तो ये मोदी जी की मेहरबानी से जो है वो सारी दुनिया उस पर मेहरबान हो गई। उसके बाद जो कमी थी वो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पूरी कर दी। उसने 800 मिलियन डॉलर दे दिए कि जाओ भाई ऐश करो। अब आप देखिए कि ये तो पैसे का लेन देन है। आप ये कहेंगे कि पैसा तो भाई हाथ की मैल है और वगैरह वगैरह, और कर्जा लेने से आदमी गुलाम हो जाता है। चलिए, अब संयुक्त राष्ट्र में क्या हो रहा है? हम लारे इतने सारे लोग गए, 6 टीमें बना के, 7 टीमें दुनिया के 33 देशों में गए, और वो वापस लौटे तो संयुक्त राष्ट्र में जो है वो उसकी सुरक्षा परिषद में तालिबान पर प्रतिबंध लगाने वाली समिति का अध्यक्ष पाकिस्तान को बना दिया गया। तो भाई आपने जो है वो दुनिया भर में जाके क्या काम किया? पाकिस्तान के बारे में लोगों को क्या बताया कि आतंकवाद विरोधी समिति का उपाध्यक्ष भी पाकिस्तान को बना दिया गया। अब चिंता यह है कि राउंड रॉबिन में 1 महीने के लिए उसको जुलाई में जो है वो सुरक्षा परिषद का जो है वो अध्यक्ष भी बनना पड़ेगा। तो अब ये मनसूबाबंदी हो रही है, कहीं वो गड़बड़ ना कर दे तो हम क्या करें। तो आप ये देखें कि जिनके यहाँ जाके ये बिरयानी खा के आए थे हमारे प्रधानमंत्री बिन बुलाए, उनका इन्होंने, और जिनको अपने यहाँ जो है वो शपथ ग्रहण के लिए बुलाया था नवाज शरीफ को, उनके भाई को, जिनको कि कोई पूछता नहीं था पाकिस्तान में, उनको पाकिस्तान का इन्होंने एक लोकप्रिय नेता बना दिया। खुद लोकप्रिय नहीं बन सके, लेकिन ये कि उनका भला। अब आइए भाजपा की तरफ। भाजपा के बारे में लोग ये कहते थे कि साहब यहाँ पे बड़ा डिसिप्लिन है और बड़ा सिस्टम है और बड़े इलेक्शन होते हैं। नड्डा साहब का जो है वो कार्यकाल पता नहीं कब खत्म हो गया, अब तो लोगों ने हिसाब रखना बंद कर दिया, लेकिन इनको नड्डा का रिप्लेसमेंट ही नहीं मिल रहा है। नड्डा जो है वो एक्सटेंशन पे चले चले जा रहे हैं। हालांकि जब ये 240 पे आए थे 300 पे से, तो नड्डा को चाहिए था कि ये कहते कि भाई ये मेरी नाकामी है। हालांकि वो प्रधानमंत्री की नाकामी थी, लेकिन बलि का बकरा बन जाते और ये कह देते कि ये मेरी नाकामी है और इसके लिए मैं जो है वो जिम्मेदारी कबूल करता हूं, मैं एक सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं ला सका इसलिए मैं जाता हूं। लेकिन ना नड्डा बोले और ना मोदी बोले, और उनको घसीटा जा रहा है। हर रोज एक खबर आती है कि फला को बनाया जाएगा, फला को बनाया जाएगा, संजय जोशी को बनाया जाएगा, लेकिन यह कि किसी को बनाया नहीं जाता, किसी पर इनको विश्वास ही नहीं होता।
तो भाजपा का इन्होंने ये हाल करके रखा हुआ है कि उसके अंदर कोई कोई पार्टी नहीं रही। एक जमाने में ये कहते थे कि पार्टी विद डिफरेंस है, हमारा कैडर है। अब जो है वो कौन मंत्री है यही नहीं पता चलता। यानी पूरी पार्टी को इन्होंने एक व्यक्ति के आगे ला करके खत्म कर दिया। तो ये तो हाल इन्होंने अपनी उस पार्टी का किया जिसके जरिए से जो है ये मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने। अब आप देखिए आरएसएस का क्या हाल है। आरएसएस के बारे में इलेक्शन से पहले नड्डा जी ने कह दिया कि भाई देखो, एक जमाने में इंडियन एक्सप्रेस में इंटरव्यू में कहा, कोई निजी बातचीत नहीं है, कि एक जमाने में हम बहुत कमजोर थे, तो हमको संघ परिवार की जो है वो जरूरत पड़ती थी, उनके समर्थन की जरूरत पड़ती थी। अब हम बड़े हो गए हैं, अब जो है वो हमको किसी की जरूरत नहीं है। यानी इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि भाजपा ने जो है वो अपने बाप को ही भरे बाजार में तमाचा मार दिया, लेकिन उसको शर्म नहीं आई। अब जब इलेक्शन हो गया और ये आ गए 240 पे, तो भागवत साहब को जोश आ गया। उन्होंने आए दिन मोदी जी पे ये कहना शुरू किया कि इंसान को भगवान नहीं बनना चाहिए, इंसान में अहंकार नहीं होना चाहिए। और ये सिलसिला चलता रहा, मोदी जी कुछ देर देखते रहे। उसके बाद उन्होंने जो है वो शंकराचार्य भद्राचार्य जो है उसको लगा दिया मोदी के पीछे, भागवत के पीछे, और आगे आगे भद्राचार्य, पीछे पीछे पूरा जो है वो मीडिया, गोदी मीडिया। और आप देखिए कि एक हफ्ते के अंदर भागवत की चोंच बंद हो गई और भद्राचार्य को जो है वो पद्म विभूषण पता नहीं कौन सा अवार्ड मिल गया। और अब आरएसएस की हिम्मत नहीं है कि अगर वो मोदी कोई काम गलत करे, अगर वो किसी को इनकी मर्जी के खिलाफ अध्यक्ष बनाए, तो उसके ऊपर एक शब्द निकाल सके। तो इन्होंने जनता का जो हाल किया सो किया। इस हिंदुस्तान के जो गरीब लोग थे, जो गरीबी और अमीरी में जो फर्क था, वो तो किया ही किया, उसको तो बेशुमार बढ़ा ही दिया। 800 लोगों को मजबूर कर दिया कि 5 किलो अनाज मिले तभी उनका पेट भरे। लेकिन खुद जो अपनी मात्र संगठन था और खुद अपना संगठन था, उसका ये हाल किया है कि किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि इनके बाद कौन है। सारे लोगों को जो है इन्होंने छिन्न भिन्न कर दिया। तो ये इनकी 11 साल की उपलब्धि है। अब इसके बारे में और क्या कहें। भाजपा के दो बड़े मुद्दे थे, एक पुराना और एक नया। पुराना मुद्दा था 370, कि हम 370 खत्म कर देंगे तो साहब दुनिया में बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी, और ये इसको रख के जो है वो सारा फसाद बर्पा किया गया। और दूसरा था राम मंदिर। मोदी जी ने वो दोनों गोलियां चला दी। राम मंदिर की जब शुरुआत हुई तभी पता चला कि साहब, पहले तो वो अदालत का मामला हुआ, गोगोई ने जिस तरह से किया, गोगोई जिस तरह से वो राज्यसभा के मेंबर बने, और वो जो कुछ एक अपनी कहानी है। फिर उन्होंने जमीनें खरीदनी शुरू की और फिर जमीनों को बेचना शुरू किया, और फिर वो एक घपलों का सिलसिला था जो कि पूरे उसमें चलता रहा, यहाँ तक के जो है वो इलेक्शन से पहले मंदिर तैयार नहीं हुआ, आपने जो है उसका प्राण प्रतिष्ठान कर दिया। सारे शंकराचार्य आपके दुश्मन थे, बारिश आई तो अंदर टपकने लगा, सड़कें टूट गई, और सबको पता चल गया कि ये सारी भक्ति जो है वो नकली थी, ये सारा जो है वो चुनावी खेल था। 370 के बारे में जो इनका हाल हुआ है वो तो पूछिए मत। ये कह रहे थे कि 370 खत्म होते ही ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। 370 खत्म होने के बाद भी जो है वो पुलवामा हो गया, 370 खत्म होने के बाद भी जो है वो पहलगाम हो गया। और अब ये हाल है कि आज मैं ये गए झंडी दिखाने के लिए, तो उसके नजदीक ही पूछ था, वहां जाते लोगों से मिलते, वो तो इनसे नहीं हुआ। लेकिन मीर वाइज ने ये कहा कि भाई आप जो है वो झंडी वंडी दिखा रहे हो, उन लोगों को भी झंडी दिखाओ, उन 12,000 लोगों को जिनको कि आपने जेल में डाल के रखा हुआ है, बेकसूर लोगों को। और 2019 के बाद से वहां की जो सबसे बड़ी जामा मस्जिद है उसके अंदर एक नमाज नहीं, हर नमाज से पहले आप जो है वो पुलिस को खड़ा कर देते हो, पब्लिक को आने नहीं देते।
तो आप कह रहे थे कि नॉर्मलिसी लाएंगे, नॉर्मल हो जाएगा सब इसके बाद, तो इतना तो कभी नहीं था जो अभी हो रहा है। तो इन्होंने वो जो मुद्दे थे जिनकी बुनियाद पर बीजेपी ये कहती थी कि हम आएंगे तो ये करेंगे, हम आएंगे तो ये करेंगे, उनको भी जो है वो खत्म कर दिया। अब ये बाद वाले क्या आएंगे और क्या करेंगे ये किसी को नहीं मालूम।